क्लासिफाई किया था, करेक्ट है। अब यहाँ पे तीसरा चौथा जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हेडिंग डालो चौथा। तीसरा कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे तीसरा कंप्लीट हुआ था, ऐसा देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे हमारे दो टाइप थे हमारे। कौन सा पहला टाइप? एक स्लो रिएक्शन थी और एक फास्ट रिएक्शन, है कि नहीं रे स्टूडेंट? यस सर। एक स्लो थी, एक यस सर। फास्ट, और इसको हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे जो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे हम यहाँ पे रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो इसके अंदर दो रिएक्शन है स्टूडेंट, इसके अंदर दो रिएक्शन है। एक तो पहली जो है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी जो है उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी एक्सो नाम जो है वो यहाँ पे हमें क्या बताता है इसका? एक्सो नाम यहाँ पे क्या बताता है? यस, रिलीज। हाँ, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, बाहर जाना, एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है। तो एक्सो मतलब बाहर जा रही है, और थर्म ये जो नाम है वो हीट के रिलेटेड है। यहाँ पे थर्म मतलब यहाँ पे अंदर, एक्सोथर्मिक मतलब हीट अंदर आ रही है, एंडोथर्मिक हीट अंदर आ रही, एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट बाहर जा रही। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है बच्चों लोग? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम Yes, लिखेंगे, sir. देखो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये बी वाला पॉइंट था हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा कि एक्सोथर्मिक के अंदर यहाँ पे आप पहला पॉइंट डालो, पहला पॉइंट यहाँ पे डालो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ऐसा डाल सकते हैं, हीट इज रिलीज या हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व इन द, in this, in this heat is evolved during reaction, during the reaction। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, एक्सोथर्मिक के अंदर ना बच्चों लोग हीट बाहर जाती है, हीट बाहर जाती है। एक्सोथर्मिक मतलब वहां पे हीट बाहर जा रही है, जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे वहां पे एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। आवाज आ रही है अभी? यस। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों लोग? हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब during the chemic, during the reaction। यहाँ पे रिएक्शन होते टाइम एनर्जी क्या हो रही है? अंदर आ रही है। इस दोनों का भी एक एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ, देखो यहाँ पे एक एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान के चलो कि आपके पास कोई आर रिएक्टेंट है, उसका यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे वो प्रोडक्ट बनाएगा वैसे वो हीट को बाहर फेंकेगा, हीट को बाहर फेंकेगा। इसका मतलब आर जो है वो यहाँ पे उसके अंदर ज्यादा हीट थी, और जैसे उसने पी प्रोडक्ट बनाया कम एनर्जी का प्रोडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बाहर गई। तो सीधी बात है, यहाँ पे आपकी जो हीट है उसको या तो हम किलो जूल में मेजर करेंगे, नहीं तो कैलोरी में मेजर करेंगे। तो एनर्जी आप जिसमें चाहे उसमें मेजर कर सकते हैं, किलो कैलोरी है, कैलोरी जूल है, कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूनिट। फिलहाल यहाँ पे आप रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है तो हीट बाहर जा रही है। तो मान के चलो कि इसके पास ये जो
हीट है रिएक्टेंट, उसको हम H1 बोल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको हम H2 बोल रहे हैं। मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पे आप पकड़ के चलो कि 50 जूल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कुछ 20 जूल है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डेल्टा H है, यहाँ पे जो डेल्टा H है, डेल्टा H मतलब डिफरेंस H2 माइनस H1, तो H2 कितना है 20 यहाँ पे, माइनस H1 कितना है 50, तो यहाँ पे डेल्टा H कितना आएगा रे बच्चों लोग, -30। इस माइनस का मतलब है दिस माइनस इंडिकेट लॉस ऑफ हीट। ये माइनस साइन हमें क्या बताएगा बच्चों लोग, यहाँ पे दिस माइनस इंडिकेट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा हमें, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी बाहर जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी मतलब ही हीट। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखने, जिसका भी डेल्टा H निगेटिव आता है, तो जो भी रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होता है, ध्यान में रखो, वो सब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इसके बाद यहाँ पे डेल्टा H बार बार जाएगा, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखो। जहाँ पे रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होता है, तो डेल्टा H जहाँ पे निगेटिव होता है वहां पे ध्यान में रखो बच्चों लोग, H2 की वैल्यू ज्यादा होती है, सॉरी, यहाँ पे H2 की जो वैल्यू है वो कम होती है, H1 की वैल्यू ज्यादा होती है। H1 मतलब रिएक्टेंट, तो H1 इज ग्रेटर देन H2। पहली बात ये क्लियर करना है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो यदि प्रोडक्ट कम एनर्जी का बना है, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी बना है, इसका मतलब एनर्जी कुछ लॉस हुई है, सीधी बात है। समझ में आ गया बच्चों लोग, पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी एक्सोथर्मिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट डेल्टा H मतलब ये हीट चेंज है बच्चों। हाँ, डेल्टा H मतलब क्या है, ये हीट का चेंज है। डेल्टा H मतलब ये हीट का चेंज है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हीट चेंज। तो चेंज निकालने के लिए हम डेल्टा साइन लगाते हैं, तो जब भी डेल्टा लगाएंगे तब उसका मतलब यहाँ पे हम चेंज निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आपका डेल्टा निकल आएगा। डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के अंदर डेल्टा H जो डिफरेंस है, हीट का जो डिफरेंस है वो निगेटिव होता है। निगेटिव इस साइन का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमें हीट रिलीज वहां पे मिली है, एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती वहां पे। दिस इज द इंडिकेशन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे किसी ईस्ट में चलते हैं तो उसको प्लस बोलेंगे, वेस्ट में चलेंगे तो माइनस बोलेंगे। तो दिस प्लस एंड माइनस ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन हो, प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन है। वैसे यहाँ पे दिस निगेटिव मतलब वो डायरेक्शन है, कि ये इस डायरेक्शन का मतलब हो जाता है कि एनर्जी बाहर जा रही है। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर बच्चों लोग? Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें समझना क्या होता है कि यदि आपका कोई रिएक्टेंट है तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसका प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो R1 है इसको आप H1 बोलेंगे, तो H1 यहाँ पे मान के चलो कि कुछ 30 है, यहाँ पे इसको H2 बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका कुछ 50 है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे आप डेल्टा H जब निकालेंगे, डेल्टा H मतलब क्या रहे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 50, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 30, तो डेल्टा H यहाँ पे आएगा +20 यहाँ पे जूल के अंदर। ये मेजर कर रहे हैं, सपोज मान के चलो कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जूल के अंदर। तो जब भी आपका डेल्टा H ये पॉजिटिव साइन, कभी कभी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहे तो भी आप वहां पे समझ जाए कि वो पॉजिटिव है, मतलब कभी कभी डेल्टा H खाली 20 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इस डेल्टा H को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 20
जूल। तो ये दोनों बातें यहाँ पे एक ही बात डिनोट करेगी। तो यहाँ पे ये प्लस का मतलब यहाँ पे ये जो प्लस है यहाँ पे दिस प्लस इंडिकेट कि गेन ऑफ हीट का गेन हुआ है, मतलब 20 जूल एनर्जी का गेन हुआ है। तो यहाँ पे जो भी डेल्टा एच यहाँ पे हम लिखेंगे, डेल्टा एच यहाँ पे जब हम लिखेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, वहां पे हम ये समझ जाएंगे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो हमें यहाँ पे हीट चेंज दिखाएगा, हीट चेंज। दिस इज द हीट चेंज। समझ रहे बच्चों लोग? दिस इज द हीट चेंज। यस, पॉइंट क्लियर है दोनों भी? तो जहाँ पे डेल्टा एच यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे H2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी H1 से। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे लिखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो निगेटिव था और यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। तो ये दो बातें हमें हाईलाइट करनी है। अब इसके बाद में डायरेक्ट डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव बोलूंगा, तो आपको वहां पे समझ जाना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या है एंड डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या है। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस। Yes, sir. देखो इस पेज को अभी आपके नोटबुक के अंदर लिखना है, तो फटाक सा आपके नोटबुक के अंदर इसको डालो अभी, ठीक है? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट है मोल कंसेप्ट। अभी इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है मोल कंसेप्ट। देखो अभी मोल कंसेप्ट को अभी अभी कंप्लीट किया है, तो इतना ज्यादा मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। फिर भी यहाँ पे मोल के 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिख कर दूंगा। मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे सब पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी टॉपिक तो चालू भी नहीं हुआ है बच्चों। टॉपिक को जो रिक्वायरमेंट वाला डाटा है वो हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं। एक बार आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो उसके बाद हम टॉपिक एकदम भागदौड़ करेंगे उसकी, ठीक है? तो देखो टॉपिक को जो जो चाहिए वो यहाँ पे हम सब ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमने जस्ट चालू किया था उस दिन, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा था। बट यहाँ पे जो डाटा हमें यहाँ पे चाहिए वो डाटा सब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इस टॉपिक के अंदर Excuse का। me, sir. हाँ बोलो। सर 1:30 को हमारी बस आने वाली है ठीक है, 1:30 को आपकी बस कॉलेज। आने वाली है ना, तो फिर मैं आपको 1:10 को छोड़ दूंगा, चलेगा? Yes, sir. ओके एक सर। 1:05 या 1:10 को आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलेगा ना? बच्चों लोग चलेगा क्या? दौड़ेगा। हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो। Yes, मोल sir. मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। अभी मोल कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आने वाला है, बार बार यहाँ पे मोल याद दिलाएगा। अभी यहाँ पे पिछले वाले सब यहाँ पे कंसेप्ट पता होना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो यहाँ पे लिख के देता हूँ। पहले मोल यहाँ पे कैलकुलेशन, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूलेज। कौन से 3 फॉर्मूलेज है? पहला फॉर्मूला है गिवन मास, ग्राम के अंदर ले रहे, डिवाइड बाय यहाँ पे हम करेंगे मोलार मास, ठीक है? डिवाइड बाय मोलार मास। दूसरा मोल का फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे गिवन नंबर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था बोलोगे? यहाँ पे क्या था? एवोगाड्रो नंबर था। तीसरा मोल का फॉर्मूला था, गैस के लिए था ये खाली, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, और ये खाली गैस के लिए था।
ठीक है, और ये एसटीपी बेटा, ये सब एसटीपी बेटा, ठीक है। तो तीनों मोल के फॉर्मूले यहाँ पे एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये फॉर्मूला जो लगाना है वो ओनली फॉर गैस के लिए लगाना है। ये दोनों फॉर्मूले आप सॉलिड लिक्विड गैस के लिए लगा सकते हैं, ये भी सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या लगने वाला है, इस टॉपिक में से आपको क्या लगेगा। पहली बात, यहाँ पे आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस मतलब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको देखना होता है। तो मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोल्स इनटू यहाँ पे मोलार मास। मोल को मोलार मास से मल्टीप्लाई करो, उस सब्सटेंस का मास पता चलेगा कि हमने उसको कितना मास दिया है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये समझेंगे बच्चों लोग कि यहाँ पे आपको गिवन नंबर यहाँ पे पता करना है। तो गिवन नंबर पता करना है तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो गिवन नंबर बोलेंगे या नंबर बोलेंगे, मॉलिक्यूल का नंबर है। तो यहाँ पे आपको गिवन नंबर, तो ये मॉलिक्यूल का नंबर है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला भी इस टॉपिक के अंदर बार बार जाएगा। ये सब फॉर्मूले इस टॉपिक के अंदर बार बार जाने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक मोल कंसेप्ट के ऊपर पूरा बेस है। तो मोल कंसेप्ट जिन लोगों को यहाँ पे समझ में आया वो लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आएगा। और यहाँ पे गिवन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो ये आपका वॉल्यूम लीटर में आएगा, ये आपका मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में आएगा, और ये नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे ऊपर भी 3 फॉर्मूले लिखे, नीचे भी 3 फॉर्मूले लिखे, और नीचे जो 3 फॉर्मूले लिखे वो ऊपर का ही फॉर्मूला यहाँ पे शिफ्ट किया है हमने, ज्यादा नया कुछ किया नहीं है। पॉइंट क्लियर है? यस बच्चों लोग, यस सर। देखो मोल कंसेप्ट का ये हिस्सा यहाँ पे Yes, sir. किसी को, मोल Yes, कंसेप्ट का sir. ये हिस्सा किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए कि सर यहाँ पे ये हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद हमें मोल कंसेप्ट का क्या हिस्सा, मोल कंसेप्ट का हमें यहाँ पे ये स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, माइक किसी का ऑन है शायद बच्चों लोग, आप माइक अपने अपने बंद करो माइक। हाँ ठीक है, चलो माइक ऑफ रखो। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें ये हिस्सा इस टॉपिक में चाहिए। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिए तो सबसे पहले उसको बैलेंसिंग आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यदि आपको कोई एक रिएक्शन देता हूँ तो आपको उसको फटाक सा बैलेंस करना आना चाहिए। इसके अंदर सोचने की वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या है। मान के चलो कि यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन देता हूँ, N2 गैस प्लस H2 गैस, इट गिव्स NH3 गैस। तो बच्चों लोग यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या रहेगी, यहाँ पे फटाक सा स्टोइचियोमेट्री लगा देना है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री क्या रहेगी, स्टोइचियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग फैक्टर, स्टोइचियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग फैक्टर क्या रहेगा, 1:2 3:2 2। पॉइंट क्लियर है? होती है मोल, होती है मोल का रेशो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल का रेशो यहाँ पे ले सकते हैं, मॉलिक्यूल रेशो, मोल रेशो, और यहाँ पे वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम ऑफ गैस रेशो, गैस का वॉल्यूम का रेशो। यहाँ पे तीनों बातें यहाँ पे सेम ही बात शो करेगी हमें, तीनों भी बातें यहाँ पे हमें स्टोइचियोमेट्री बताएगी। मोल, चाहे वो आप मोल का रेशो ले लो, चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो ले लो, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ गैस का रेशो ले लो, आपको आखिर वो स्टोइचियोमेट्री बताएगा। स्टोइचियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर।
ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक में। उसके बाद यहाँ पे इस टॉपिक में हमें लगने वाला जो पार्ट है वो है लिमिटिंग रिएजन, लिमिटिंग और एक्सेस। ये बात हमने यहाँ पे इसके पहले समझ ली है बच्चों लोग, लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजन। तो लिमिटिंग और एक्सेस को इसके पहले हमने देखा है, लिमिटिंग एंड एक्सेस, इसको हमने इसके पहले देखा है। उसमें से हमें लगने वाली चीज है लिमिटिंग, लिमिटिंग यहाँ पे लगने वाली चीज है। तो लिमिटिंग और एक्सेस दोनों को समझना पड़ेगा, तो अभी तो हमें लिमिटिंग यहाँ पे लिमिटिंग अप्लाई करना है। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आना बहुत जरूरी है कि वहां पे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, किसी रिएक्शन के अंदर कौन बच रहा है कौन पूरा खत्म हो रहा है। लिमिटिंग एक्सेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे H2 प्लस N2 इट गिव्स यहाँ पे आपका NH3, और यहाँ पे हम इसको लेते हैं 30 ग्राम, और इसको लेते हैं हम, मान के चलो कि यहाँ पे लेते हैं 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, और यहाँ पे लेते हैं हम 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कितने ग्राम का बनेगा उसके लिए आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते 10 + 28, क्योंकि ये तो हमने लिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डिकम्पोज ही होने वाला है। हम तो कितना भी ले सकते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास 10-15 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए, बट हमें मिलेगा कितना, हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। मतलब हम कितना मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो कितना हम डिकम्पोज हो रहे हैं उतना ही हमें पैसा मिलेगा। समझ रहे ना, हम तो सोचते हैं हमारे पास 10 लाख करोड़ कितना पैसा है, बट हम घिस उतना नहीं रहे ना, हम तो घिस उतना ही रहे, हमारी जो औकात है उसी हिसाब से हम घिस रहे ना। समझ रहे ना। तो अभी इसकी औकात क्या है N2 की, और H2 की औकात क्या है, वो पता करने के लिए आपको ये इसका बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चलेगा कौन कितना घिसेगा। तो बोलो अभी यहाँ पे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है और कितना अमोनिया बनेगा। देखते हैं एक बार ट्रेलर, चेक करते हैं आपका माइंड कितना काम कर रहा है अभी। यस, पहले इसको बैलेंसिंग करो, पहले इसका बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अभी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल है तो इसका 28 ग्राम होना बहुत जरूरी है। तो 1 × 28, इसका क्या है 3 × 2, तो यहाँ पे इसका 6 ग्राम है, यहाँ पे इसका 6 ग्राम पे इसका 28 ग्राम है, तो यहाँ पे 28 ग्राम पे इसका 6 ग्राम ही डिकम्पोज होने वाला है। 6 ग्राम, इसका मतलब इसका 4 ग्राम एक्सेस है, इसका 4 ग्राम जो है वो एक्सेस है, तो 4 ग्राम इसका एक्सेस है। तो अभी यहाँ पे डिकम्पोज होने वाला है इसका 6 ग्राम, इसका 28 ग्राम। तो यहाँ पे आपका बचेगा कि बनेगा कितना बच्चों लोग, तो 28 प्लस यहाँ पे आपका कितना ये हो जाएगा 34 ग्राम ये बनेगा। समझ रहे ना, यहाँ पे भी 34 ही ग्राम यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, 6 + 28 34, और ये 4 ग्राम एक्सेस में। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे बिना हम इक्विलिब्रियम को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, कंपल्सरी पॉइंट है, इक्विलिब्रियम के अंदर आने वाला कंपल्सरी पॉइंट है कि आप लिमिटिंग और एक्सेस को समझ जाओ। एक्चुअली ये केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है लिमिटिंग, लिमिटिंग लिमिटिंग नाम है। लिमिटिंग एंड एक्सप्रेशन कौन कौन से, यहाँ पे हमने मोलैरिटी देखा है, मोलैरिटी है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे नॉर्मेलिटी देखा। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमने मोलैलिटी देखा। तो बहुत सारे अभी यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन के वेट बाय वेट है, वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट है। चौथा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है। 6 नंबर का यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे आप ले सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम बाय स्ट्रेंथ है, उसके बाद स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म यहाँ पे हम देखने वाले इस टॉपिक के अंदर अप्लाई करेंगे। अभी देखेंगे नहीं इसको कि नॉर्मेलिटी क्या होता है,
मोलैरिटी क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, ये बिल्कुल देखेंगे नहीं। स्ट्रेंथ का ये अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इस टॉपिक के अंदर। समझ रहे ना बच्चों लोग? तो मतलब कंप्लीट ये मोल कंसेप्ट का आगे का टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। मोल कंसेप्ट का अलग अगला हिस्सा है। तो जैसे होता है कि क्रिश 1 होता है, उसके बाद क्रिश 2 होता है, बाहुबली 1 होता है, उसके बाद बाहुबली 2 होता है। वैसे ये टॉपिक है, मोल 1 हो गया, अभी मोल 2 चल रहा है। ठीक है, तो इसके भी मतलब आगे कहानियां है, एकदम सस्पेंस की तरह कहानियां है। 4-5 टॉपिक है ऐसे मोल के, समझ रहे ना? तो अभी बाहुबली 1 खत्म हो गया, अभी बाहुबली 2 चल रहा है, उसके बाद बाहुबली 3 भी करेंगे आप। समझ रहे ना बच्चों लोग? तो इसी Yes, तरह से हम sir. यहाँ पे टॉपिक को समझेंगे। और जैसे आप वर्कआउट करेंगे ना बच्चों लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस टाइम पे हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, उसी टाइम पे आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एमसीक्यू वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। तो आपको आगे टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप मोल कंसेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम ना तो इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ना तो थर्मोडायनेमिक को समझ सकते हैं, ना तो केमिकल काइनेटिक को समझ सकते हैं, ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। बात होती नहीं वहां पे। मोल मोल मोल, ना तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। मोल के सिवा वहां पे होता ही नहीं कुछ बात। ठीक है, तो चलो बच्चों लोग, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अभी टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो आगे गए। तो बच्चों लोग यहाँ पे कौन बोलेगा मुझे प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा 0.2, यहाँ पे 0.2। यस, अब उसके बाद आपके 15 मिनट बच गए। 15 मिनट का टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ, तो यहाँ पे एक में से 0.3 आगे गया, यहाँ पे 0.3 बना, यहाँ पे भी 0.3 बना। यस, अब यहाँ पे आपने 20 मिनट के बाद देखा, तो यहाँ पे एक में से 0.3 आगे, इसका भी 0.3 आगे, यहाँ पे भी 0.3। उसके बाद आपने 30 मिनट के बाद देखा, इसका एक में से 0.3, इसका 0.3, इसका 0.3। बच्चों लोग यहाँ पे मुझे कौन बोलेगा कि ये रिएक्शन कहाँ पे आ चुकी है? ये रिएक्शन कहाँ पे आ चुकी है? इस टाइम के बाद 10 मिनट के बाद जब 15 मिनट का टाइम हुआ, तो 15 मिनट के टाइम के बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, इसका 0.7, इसका भी 0.7, इसका भी 0.7, इसका भी 0.7। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट साइड के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे विथ टाइम नो चेंज, यहाँ पे बोल सकते हैं कि बच्चों, टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो, 15 का 20 हो गया, 20 का 30 हो गया, 30 का 60 हो गया। टाइम तो चेंज हो रहा है, बट इनके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन होना बंद हो गया? रिएक्शन होना बंद नहीं हुआ है। रिएक्शन होना बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ है बच्चों लोग। यहाँ पे इसका इधर 0.1 आगे जाएगा, इसका भी 0.1 पीछे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यदि इसका 0.2 आगे जा रहा है, तो इसका भी 0.2 पीछे आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट उनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे। बात समझ रहे? मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जितना जा रहा है, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है बच्चों लोग। इसलिए यहाँ पे उसके अंदर कोई बदलाव, बट केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों लोग यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है कि नहीं? यस और नो? आप इसको एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन मानते हैं कि नहीं? आप इसको एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन मानते हैं कि नहीं बच्चों लोग? बिल्कुल। यहाँ पे विद टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर विथ टाइम कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि विथ टाइम नो चेंज। इसके अंदर टाइम के हिसाब से कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट 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 केमिकल रिएक्शन रेट, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है यहाँ पे। बट केमिकल रिएक्शन रेट, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ
फॉरवर्ड डायरेक्शन, rate of forward direction is equal to rate of backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब यहाँ पे दोनों भी रेट सेम है, जितना आगे जा रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है। मतलब 0.1 आगे जाएगा तो 0.1 पीछे भी आएगा उसी टाइम पे। तो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है क्योंकि आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, केमिकल चेंज तो हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों रेट इक्वल होने के अंदर उनके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो कंडीशन जब पैदा होती है ना बच्चों लोग, ये वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे आप बोलो इसको इक्विलिब्रियम। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों लोग, कौन सा इक्विलिब्रियम है? अभी ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो एक्सचेंज हो रहा है, रिएक्टर प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है। दिस इज द, यहाँ पे एक्सचेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों लोग, एक्सचेंज, एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, एक्सचेंज हो रहा है विथ सेम रेट, सेम रेट से यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, सेम रेट से। यदि 0.2 आगे जाएगा तो 0.2 पीछे भी आएगा। बात समझ रहे? मतलब मैं जितना जोर से बोल रहा हूं उतना ही जोर से सामने से आवाज आ रही है आपकी, इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम बनेगा और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बच्चों लोग समझ रहे? बच्चों लोग समझ रहे? यहाँ पे एक्सचेंज विथ सेम रेट तो उसको बोलना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैरी हो रही है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है बच्चों लोग। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमेशा केमिकल, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर, यहाँ पे तो दो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना एक केमिकल चेंज है और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आना ये भी एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन नहीं, यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की और एक बैक। बात समझ रही है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दो केमिकल रिएक्शन होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक ही केमिकल रिएक्शन हो रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको कब मिलेगा बच्चों लोग? डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एक रिएक्शन क्या होना जरूरी है, रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है। और वो रिवर्सिबल भी नहीं, वो इक्वल रेट से रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट इक्वल होना चाहिए, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अदरवाइज इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऊपर वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आगे ज्यादा जा रहा है, 0 पॉइंट यहाँ पे कुछ आगे ज्यादा जा रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा जा रहा है, आगे 0.5 आगे जा रहा है और यहाँ पे पीछे कुछ 0.1 आ रहा है। तो पीछे भी आ रही है रिएक्शन, आगे भी जा रही है रिएक्शन, बट आगे कुछ ज्यादा जा रही है। 0.1 यहाँ पे 0.2 आगे जा रही है और 0.1 पीछे आ रही है, तो ओवरऑल उसका चेंज 0.1 का हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है, बट आगे ज्यादा जा रही है पीछे कम आ रही है। इसका मतलब बच्चों लोग ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब ऊपर की भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ऊपर की भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, ऊपर की भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। देखो यहाँ पे 0.2 आगे जा रही थी और फिर 0.1 पीछे आ गई, तो नेट क्या हो गया, नेट 0.1 हो गया ना। बट इस 0.1 को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेट डिफरेंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाने का रेट, ये ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम।
इसका मतलब आप ऐसा दिमाग में मत रखिए कि रिवर्सिबल है मतलब इक्विलिब्रियम ही है। रिवर्सिबल है मतलब आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं वो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में आएगी। ऐसा जरूरी नहीं वो रिवर्सिबल है मतलब इक्विलिब्रियम फिक्स है, बट ये पक्का है कि वो यदि इरिवर्सिबल है तो फिक्स है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि हम ऐसा बोल रहे हैं बच्चों लोग, यदि हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक रिएक्शन इरिवर्सिबल है उसका फिक्स है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर बिल्कुल नहीं है, ये फिक्स है, बट रिवर्सिबल है, वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने की। कुछ टाइम बाद वो रिएक्शन पक्का है इक्विलिब्रियम में आएगी, ये फिक्स है। बट ऊपर वाली रिएक्शन, ऊपर वाली 5 मिनट 10 मिनट वाली भी रिएक्शन रिवर्सिबल की है। मतलब यहाँ पे आपका 0.4 आगे जा रहा था और 0.2 पीछे आ रहा है, तो ओवरऑल आपका 0.2 आगे जा रहा है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, बट आगे ज्यादा रेट से जा रही है, पीछे कम रेट से आ रही है। तो बच्चों लोग यहाँ पे इसको हम रिवर्सिबल तो बोल सकते बट इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आगे जाने का रेट इज इक्वल टू पीछे आने का रेट, आगे जाने का रेट इज इक्वल टू पीछे आने का रेट इक्वल हो गया बच्चों लोग, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बोलेंगे, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर सबका? किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. किसी No को doubt, कोई sir. दिक्कत है, किसी को कोई पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे मैं रिपीट कर सकता हूँ। No doubt, sir. यस, वेरी गुड। देखो अब देखो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है बच्चों लोग, आपको जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पे बिल्कुल टॉपिक रिपीट किया जाएगा, बिल्कुल टॉपिक रिपीट किया जाएगा, ठीक है? देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना क्या है बच्चों लोग, आपको और एक एग्जांपल देता हूं, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज द केमिकल, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है जिस टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन एक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रही है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी आ रही है। इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे बच्चों लोग, इस रिएक्शन को हम इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों लोग फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम और कहां पे होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं है या केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है? आपको एक फिजिकल वाली रिएक्शन बताता हूँ, फिजिकल चेंज, आपको आपने उसको बहुत बार देखा है सुना है, उस रिएक्शन को मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ ताकि आप उसको जल्दी समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे उसको। देखो आपके पास एक बीकर के अंदर पानी है, यहाँ पे आपका एक बीकर है, कोई मान के चलो कि यहाँ पे आपने एक बीकर खड़ा कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आपने एक बीकर खड़ा किया, यहाँ पे आपका पानी है, पानी के यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है, मान के चलो कि आप ऐसा पकड़ो, यहाँ पे पानी के 100 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है बच्चों लोग? 100 H2O की जो लिक्विड स्टेट में, कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, ठीक है? अब इसको आप क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को आप ढक्कन लगा रहे, क्लोज कर रहे, क्लोज किया आपने, इसको आपने क्लोज किया, आपके पास H2O था लिक्विड स्टेट में, एकदम स्टार्टिंग वाला टाइम पे वो कितना था? 100 H2O के मॉलिक्यूल थे, एकदम स्टार्टिंग में उसके 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ बच्चों लोग, अभी उसका यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऊपर गया, गैस हो गया, वो एक मॉलिक्यूल का गैस हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आपके गैस के अंदर बदल गए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे गैस के अंदर आ गया, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, ये जो लिक्विड है वो तो बदल गया थोड़ा बहुत H2O वेपर में, और आपने जिस टाइम पे इसको देखा, आपने देखा कि एक टाइम आपका स्पेंड हो रहा है 5 मिनट का टाइम स्पेंड हो रहा है, तो यहाँ पे 100 में से आप ऐसा पकड़ के चलो कि यहाँ पे वाटर के मान के चलो कि 10 मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, 10 मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, तो यहाँ पे पकड़ के चलो कि ये 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऊपर 10 मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, तो यहाँ पे आप कितना करेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे 100 में से 10 आगे गए, और ऊपर जो एम्प्टी स्पेस था, ये एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस था,
वहां पे आपके 60 वाटर मॉलिक्यूल अकोमोडेट हो सकते हैं। 60 के लिए जगह, कितनी मॉलिक्यूल के लिए जगह है? दिस एम्प्टी स्पेस फॉर 60 मॉलिक्यूल, ये 60 मॉलिक्यूल के लिए एम्प्टी स्पेस है। एक हाइपोथेटिकल केस इमेजिन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसके 10 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ये वेपर फेज में 10 मॉलिक्यूल बनेंगे, बट 60 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ये भी फिक्स है। उसके बाद आपने क्या देखा, एक 10 मिनट बाद आपने एक केस देखा कि आपके 100 में से 20 गैस में थे, तो 20 गैस में थे, तो यहाँ पे 80 लिक्विड में रहेंगे। आपका और टाइम यहाँ पे स्पेंड हो गया 15 मिनट। तो यहाँ पे आप टाइम का कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, मैंने 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल लिया है। आप यहाँ पे 10 मिनट का ले सकते हैं, 15 मिनट का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपके मन की मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 में से 30 आगे गया, तो 30 यहाँ पे लिक्विड में आ गया। तो यहाँ पे बच्चे लोग आगे जाने का रेट एकदम स्टार्टिंग में ज्यादा था, और यहाँ पे पीछे आने का रेट कम है। आगे जाने का रेट ज्यादा है, यहाँ पे पीछे आने का रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है। आगे जाने का रेट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पीछे आने का रेट थोड़ा सा बढ़ गया। और एक सिचुएशन ऐसा हो गया बच्चों लोग, ये एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि यहाँ पे आपके 40 आगे जाने का रेट थोड़ा सा पीछे आने के रेट से ज्यादा है, बट पीछे आने का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आपने एट 30 मिनट बाद ऐसा ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 100 में से 60 आगे गए, तो यहाँ पे 60 बने, यहाँ पे 40। तो यहाँ पे आपका आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट इक्वल हो गया। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद आप जब जब इसके अंदर जाएंगे तो इसका 100 में से 60 रहेगा, तो आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट इक्वल हो चुका है बच्चों। यहाँ पे आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 100 में से 60 आगे, तो जितना आगे, जितना रेट से आगे जाएगा उतना ही रेट से वो पीछे आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है आगे जाने का रेट इज इक्वल टू पीछे आने का रेट हो गया। इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पे आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, चेंज तो हो रहा है। पहले पहले क्या हो रहा था बच्चों, पहले पहले क्या हो रहा था, पहले पहले ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे ज्यादा और नीचे थोड़ा सा कम आ रहे थे, नीचे थोड़ा सा कम आ रहे थे। बट एक टाइम ऐसा हो गया बच्चों कि यहाँ पे जितना आगे जा रहा है उतना 1 2 3 1 2 3 उतना ही पीछे आ रहा है। मतलब यहाँ पे H2O का वेपर बनना और वेपर का H2O बनना ये इक्वल रेट से होगा बच्चों लोग, इक्वल रेट से। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे साइन से डिनोट करेंगे। इसके बाद इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों लोग, इसको डिनोट इस तरह से करेंगे। देखो, इसको डिनोट इस तरह से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों रेट इक्वल हो गए। यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब क्या, लिक्विड का गैस बनना, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब ऊपर जाने का रेट और नीचे आने का रेट इक्वल हो चुका है। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बताइए मुझे। फिर से लेक्चर को ज्वाइन करना है बच्चों लोग, एक 5 मिनट के लिए, खाली 5 मिनट टाइम लूंगा आपका। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है पहले बताइए, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन बताएगा मुझे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। अभी आगे जाने का, ऊपर जाने का रेट और पीछे आने का रेट यहाँ पे सेम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे चेंज तो हो रहा है, यहाँ पे तो चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। कौन सा इक्विलिब्रियम मेरे बच्चों लोग, आप बताइए यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन बताएगा मुझे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यस। देखो यहाँ पे मुझे बताइए बच्चों लोग, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 40 है। तो यहाँ पे विद टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 40 आगे जा रहा है, तो ये वाली केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है। यहाँ पे तो कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। नो चेंज विथ टाइम, नो चेंज विथ टाइम,
तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। बट ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? आगे भी जा रही है रिएक्शन, पीछे भी आ रही है, तो क्या एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है? क्या एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है? क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर तो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। देखो, आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है या प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है। H2 लिक्विड वेपर के अंदर जा रहा है और वेपर भी यहाँ पे लिक्विड के अंदर आ रहा है, तो एक्सचेंज तो हो रहा है ना बच्चों। यहाँ पे तो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है विथ सेम रेट, विथ सेम रेट। तो इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बट ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है बच्चों लोग, ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, एक फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो हमें फिजिकल रिएक्शन भी यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। H2O का H2O ही बन रहा है, खाली वो लिक्विड का वेपर हो रहा है। यहाँ पे ओनली स्टेट चेंज हो रही है, ओनली स्टेट चेंज। यहाँ पे खाली उसकी स्टेट चेंज हो रही है बच्चों लोग, उसका यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे H2O का थोड़ा दूसरा कोई बन रहा है, H2O का H2O ही हो रहा है, खाली यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। बट ये रिएक्शन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एकदम। तो इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कैसे लिखनी? केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले केमिकल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख के देता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर का क्या होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, chemical reaction, rate of forward direction, rate of forward direction and backward direction are same, is called as chemical equilibrium। शॉर्टकट मार रहा हूं, आप शॉर्टकट मत मारिए, इस कॉल्ड, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट मारना पड़ा। रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट बनाना और बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट का रिएक्शन बनाना, पीछे आना। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, बैकवर्ड मतलब पीछे आना। दोनों भी रेट सेम हो रही है, दोनों भी रिएक्शन सेम रेट से हो रही है, सेम रेट से। पॉइंट क्लियर? तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे बच्चों लोग। यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, एक 5 मिनट इसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? बोलो, केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि इसको हम क्या करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन यदि जब जब सेम हो जाएगा तो उस केमिकल चेंज को एक केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। अभी यहाँ पे ऊपर वाली केस केमिकल इक्विलिब्रियम की नहीं है, वो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये इसके बाद जो भी इक्विलिब्रियम देखेंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे नहीं, बट डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए आपको बोल दिया है, ठीक है? यस, इसके अंदर आपको